हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। मैं हूं अंचल और आज हम फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। एंड आई होप कि आपने हमारी पिछली वीडियो बेसिक्स ऑफ नाउन जरूर देख ली होगी और उसे समझ लिया होगा। मैंने आप लोगों के लिए वो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की वीडियो बनाई है सो दैट आप नाउन के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकें। बट अगर आपको उनके एडवांस लेवल्स को समझना है देन आप प्लीज हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय करें सो दैट आप अपनी ग्रामर को और इंप्रूव कर सकें और भी जो टॉपिक्स हैं उनकी डेप्थ में जा सकें। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। आज का टॉपिक है, देखिए, डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स। डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स आज हम टॉपिक समझेंगे जिसके लिए आपको नाउन्स का अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि नाउन्स के लिए यूज होते हैं डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स। तो मैं आपसे फिर से यही कहूंगी, वीडियो नहीं देखी है बेसिक्स ऑफ नाउन तो प्लीज उसे देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स होते हैं वो वर्ड्स जो कि नाउन्स को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, यानी कि आपको ये बताते हैं कि आपका नाउन किस टाइप का है। नाउन आपका डेफिनाइट है, इनडेफिनाइट है, या आपके नाउन में आप किसी का स्वामित्व बता रहे हैं, आप कहीं पर जेस्चर करके बता रहे हैं, या इस टाइप की और बातें आपको नाउन्स के बारे में डिटर्मिनर्स बताते हैं। तो डिटर्मिनर्स होते हैं, देखिए, हमारे पास 5 तरह के। आर्टिकल डिटर्मिनर जो कि ए एंड द, यानी कि आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं ए एंड द, वो बताते हैं कि आपका नाउन डेफिनाइट है या इनडेफिनाइट है। देन आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव जो अपने नाम से ही बता रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये आपको जेस्चर या जो आपके सिग्नल वर्ड्स होते हैं ना उन्हें ये भाषा का रूप देता है। यानी कि इसे हम आसान शब्दों में कहें ना तो आप ऐसे समझिए कि जब हम किसी से सामने से बात कर रहे हैं तो अगर आप तब उन्हें बोलते हैं ना कि यहां देखो, वहां देखो, ये क्या है, वो क्या है, तो तब तो आप उन्हें इशारा करके बता सकते हैं। बट जब हम इन्हें लिखना चाहते हैं ना तो इन्हें लिखने के लिए हम जिन शब्दों का यूज करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी आपके डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं जो कि आपको इस बात के लिए हेल्प करते हैं कि आप अपने जेस्चर्स को कोई वर्ड्स का रूप दे सकें। देन आते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स। पोजेसिव जैसे अपने नाम से बता रहा है, ये आपको स्वामित्व बताते हैं, अधिकार बताते हैं। ये नाउन्स से पहले लगकर आपको ये बताते हैं कि आप जिस संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं वो संज्ञा पर किसका अधिकार है, किसका, एज इन कि वो आपको ऐसे तो आपको ये बताएंगे कि आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, खुद के बारे में बात कर रहे हैं, या मोर देन वन पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, पर बताएंगे ये आपको अधिकार। और ये नाउन्स से पहले लगते हैं। इन्हें आप प्रोनाउंस से कंफ्यूज मत करना, प्रोनाउंस नहीं है ये डिटर्मिनर्स हैं, वो भी पोजेसिव, ये प्रोनाउंस नहीं है, तो ये नाउन्स के साथ में लगते हैं। देन आते हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। क्वांटिटेटिव यानी कि जब आपको मात्रा का पता चले, यानी आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा आप कितने के बारे में बात कर रहे हैं, बट आपको मात्रा इस हिसाब से पता चलेगी कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगकर उनकी मात्रा बताते हैं कि वो कम है, ज्यादा है, थोड़े से हैं, या इस टाइप के और भी मात्रा बताने वाले शब्द। फॉर एग्जाम्पल मोर, इनफ, ऑल, लॉट ऑफ, ये सभी आपके नाउन्स के साथ लग के उनकी मात्रा को बताते हैं। देन आते हैं न्यूमेरल डिटर्मिनर्स। न्यूमेरल अपने नेम से बता रहा है, ये आपको नंबर्स के बारे में बताएगा। अब नंबर्स भी आपके निश्चित हो सकते हैं, अनिश्चित हो सकते हैं, यानी कि न्यूमेरल डिटर्मिनर्स का यूज आप काउंटेबल नाउन्स के साथ में करेंगे, जैसे सम, फ्यू, वन, टू, सिंगल, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये न्यूमेरल डिटर्मिनर्स में आते हैं। न्यूमेरल डिटर्मिनर्स में भी आगे ये फॉर्म्स में डेफिनाइट, इनडेफिनाइट, मल्टीप्लिकेटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, इन सब के अंदर आते हैं। तो ये तो थे आपके न्यूमेरल डिटर्मिनर्स जो कि आप काउंटेबल नाउन्स के साथ लगाएंगे, क्वांटिटेटिव आप अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज करेंगे। पोजेसिव डिटर्मिनर आपको स्वामित्व या अधिकार बताएंगे, और इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव्स आपको बताएंगे कि आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं या बताना चाहते हैं उसकी तरफ आप जेस्चर या सिग्नल कर रहे हैं। ये तो थे आपके 5 डिटर्मिनर्स के टाइप्स जो कि काफी इजी हैं, बेसिक मैंने आपको यहां पर बता दिया है। आपको इनके जो हमने डिटर्मिनर्स के टाइप्स किए हैं इनके अगर आपको डेप्थ में जाना है, डिटेल में जाना है, इनका एडवांस्ड लेवल समझना है तो आप हमारी बुक
गॉड फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर परचेज करें, क्योंकि उसके अंदर आपको ये बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उन्हें वहां से समझने में। तो वो तो थी बुक की बात, और अब हम कर रहे हैं यहां पर। तो हम अगर, तो मैं आपको ये 5 बेसिक्स में बता चुकी हूं, पर अगर हम आगे की बात करें तो आर्टिकल्स जो है उसे हम स्टार्ट करेंगे, और वो है काफी लेंदी टॉपिक, और लेंदी टॉपिक जितना है वो उतना ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए हम आर्टिकल्स को नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट है, कुछ इंटरव्यू लेने जाना है मुझे, तो इसलिए हम आर्टिकल्स नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इन टॉपिक्स को बेसिक्स के साथ में एडवांस लेवल में हमारी बुक से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपको ये बताने में हेल्प करते हैं कि आपका जो नाउन है जिसके साथ में आप आर्टिकल्स यूज करना चाहते हैं वो इनडेफिनाइट यानी कि अनिश्चित है, या फिर डेफिनाइट यानी कि निश्चित है। तो आर्टिकल्स जो हैं इस बेसिस पर हमारे पास 2 तरह के होते हैं। देखिए इनडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं ए और एन, और डेफिनाइट आर्टिकल होता है द। अब द पे तो हम बाद में आएंगे, पहले हम बात करते हैं ए और एन आर्टिकल की। ए और एन आर्टिकल को हम कहां यूज करते हैं? देखिए ए और एन आर्टिकल जो होता है ना, वो वैसे तो लगभग अपनी प्रॉपर्टीज में, अपने जो रूल्स हैं उनमें सेम होते हैं एक दूसरे के, यानी ए और एन के रूल्स जो होते हैं लगभग वो सेम होते हैं, बट वो एक जगह पर एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं, और वो कहाँ होते हैं वो हम आगे अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए और एन के जो कॉमन रूल्स हैं वो ये हैं कि ये उन नाउन्स के आगे लगाए जाएंगे जो नाउन्स सिंगुलर होंगे। अब सिंगुलर नाउन्स कौन से होते हैं, ये आपने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा कि सिंगुलर नाउन्स होते हैं एक वचन संज्ञा, जो पिछली वीडियो में बताए गए थे। तो अब हम देखते हैं कि ए और एन के कॉमन रूल्स ये हैं कि अगर आपका नाउन सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप उसके आगे ए या एन में से कुछ लगा सकते हैं, बट कहाँ क्या लगेगा वो हम देखते हैं। सिंगुलर नाउन्स के अलावा इन्हें और एक कॉमन कंडीशन चाहिए होती है, वो कंडीशन होती है कि आप जिस संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो संज्ञा इनडेफिनाइट नाउन होनी चाहिए, यानी कि एक अनिश्चित संज्ञा होनी चाहिए। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो संज्ञा अगर अनिश्चित यानी कि पहली बार प्रयोग में लाई गई है, तो वहां पर आप उसके लिए ए या एन का यूज कर सकते हैं। अब ये तो थे इन दोनों के कॉमन रूल्स की ए और एन इन 2 कॉमन रूल्स के बेसिस पर चलता है कि अगर तो आपकी संज्ञा एक वचन है तो आप ए या एन लगा सकते हैं, दूसरा कि अगर आपकी संज्ञा इनडेफिनाइट है तो आप ए या एन लगा सकते हैं। अब ये तो थी 2 कॉमन, इन दोनों को ए और एन को एक दूसरे से अलग करने वाला रूल कौन सा होता है कि आपको चेक करनी होती है साउंड। साउंड, अब किसकी साउंड हम चेक करेंगे? हम चेक करेंगे उसकी साउंड जो वर्ड हमें आर्टिकल के जस्ट बाद यूज करना है, यानी कि अगर तो आर्टिकल के जस्ट बाद आप एक नाउन का यूज कर रहे हैं तो उस नाउन की सबसे पहली आवाज चेक करेंगे। अगर आप आर्टिकल के बाद एक एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो आप उस एडजेक्टिव की सबसे पहली आवाज चेक करेंगे, और अगर आप एक एडवर्ब यूज कर रहे हैं आर्टिकल के बाद में तो आप उस एडवर्ब की सबसे पहली आवाज चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको साउंड चेक करनी है ना, तो आप ये देखिए कि साउंड कौन सी होती है। साउंड हमारे पास में हिंदी में जो हमने पढ़ी है ना, स्वर और व्यंजन, उन्हीं की होती हैं आवाजें, और इंग्लिश में भी आप अच्छे से आर्टिकल्स को समझने के लिए ना ये समझ लीजिए कि आपको स्वर और व्यंजन की आवाजें पता होनी चाहिए। तो स्वर की आवाजें होंगी आपकी जो अ से लेकर आपके पास बड़े ऊ और ए से लेकर ओ, और इसके अलावा जो हमारे पास ई रह गए हैं वो, इनकी जो आवाजें हैं ना ये आपको चाहिए, यानी कि अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, और ओ और बड़ा ओ, इनकी जो आवाजें हैं ना आपको उनकी आवाजों के अकॉर्डिंग स्वर की आवाज का पता चलेगा। एंड देन आते हैं व्यंजन, जिसके अंदर आपकी जो क, ख, ग ये सब हैं वो काउंट किए जाएंगे।
तो अगर तो आपके नाउन या एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की बिल्कुल पहली आवाज किसी स्वर की है, यानी कि ये जो हमारे पास स्वरों की आवाजें हैं इनमें से किसी की भी पहली आवाज है ना, तो आप वहां पर यूज करेंगे एन का। पर अगर कोई व्यंजन की आवाज आती है तो आप वहां पर ए का यूज करेंगे। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यानी अब तक हमने देखा कि हमारे पास 3 कंडीशन है, जिसमें से जब हम पहली कंडीशन को पास करके आगे की कंडीशन पर जाएंगे तो उस कंडीशन को पास करने के बाद हम जब नेक्स्ट कंडीशन पर आएंगे ना, तो ये कंडीशन आपको बताएगी कि आप वहां पर एन का यूज करेंगे या ए का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डैश एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। तो अब यहां देखिए हमने एप्पल से पहले यूज करना है कोई आर्टिकल, तो आप ये देखिए आपको एप्पल वर्ड के आगे आर्टिकल यूज करना है, तो आप यानी एप्पल की साउंड देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशंस पर आते हैं कि एप्पल एक वचन है, तो यानी पहली कंडीशन पास हो गई है। देन एप्पल को यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एप्पल एक अनिश्चित संज्ञा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सेकेंड कंडीशन भी पास हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास में आती है कंडीशन की, अब आप देखेंगे साउंड। साउंड कौन सी, कि अगर स्वर की आवाज है तो एन लगा दीजिए और अगर तो व्यंजन की आवाज है तो ए लगा दीजिए। तो एप्पल से आपको पहली आवाज किसकी आ रही है, या तो हम कहें कि ए की आ रही है या हम इसे ए भी बोलते हैं। तो एप्पल ए की आवाज ले रहा है और ए एक स्वर है, तो आप यहाँ पर एन लगा देंगे। तो इस तरीके से आप पहले और दूसरे रूल से तो ये कंफर्म करेंगे कि वो ए या एन लगा सकता है या नहीं लगा सकता, और तीसरी कंडीशन आपको ये बताएगी कि वहां पर आप एन लगाएंगे या फिर ए लगाएंगे। अगर तो आपको एन का यूज करना है तो आपको पहली साउंड स्वर की चाहिए, और अगर आपको ए का यूज करना है तो आपको पहली साउंड व्यंजन की चाहिए। अब हम इसी एग्जांपल को अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो यहाँ देखिए हम एप्पल की जगह अगर एप्पल्स लिखते हैं तो एप्पल्स हो जाता है भाई आपके पास में बहुवचन संज्ञा, और बहुवचन संज्ञा यानी कि प्लूरल नाउन पहली कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो जब पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही ना, तो आप आगे की कंडीशंस भी नहीं रख सकते, यानी कि आपको तीनों कंडीशंस पास चाहिए। अगर तीनों में से एक भी नहीं होती है तो आप ए या एन नहीं लगा सकते हैं। तो ये तो थे आपके कि ए और एन की कंडीशंस आपको क्या चाहिए, आपको साउंड्स कौन सी चाहिए। और ये ध्यान रखना कि आपको ओनली साउंड पर ध्यान देना है, आप कभी भी लेटर को देखकर ए या एन का यूज नहीं करेंगे। आप ऐसे नहीं देखेंगे कि अगर दो लेटर वाल आते हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू, इनमें से अगर कोई लेटर आता है तो वहां पर हम एन लगा दें, ऐसा आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें लेटर्स तो ये आ जाते हैं स्टार्टिंग में, बट इनसे साउंड्स उन वाल्स की नहीं आती, या हम कहें उन स्वरों की नहीं आती जिन स्वरों की आवाजें हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी वर्ड है, तो देखिए यूनिवर्सिटी से पहली आवाज य की आ रही है, कहने को तो हम कहें कि यूनिवर्सिटी ऊ की आवाज भी दे रहा है, पर ऊ यहाँ पर एज अ कंप्लीट लेटर यूज नहीं किया जा रहा। ऊ यहाँ पर एक सेकंड लेटर की तरह यूज किया जा रहा है, या हम कहें सेकंड साउंड की तरह, और पहली साउंड आपको य की मिल रही है, और य एक व्यंजन है, पर ये तो य व्यंजन है और यू एक वाल है, पर हम लेटर्स नहीं देखते हैं, हम देखते हैं साउंड, और साउंड य की है तो यानी व्यंजन की आवाज के अकॉर्डिंग अ यूनिवर्सिटी हो सकता है, बट एन यूनिवर्सिटी गलत है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप लेटर्स को देखकर कभी भी ए या एन का यूज नहीं करेंगे, आपको देखना है साउंड्स को, और अगर साउंड व्यंजन की है तो ए लगेगा, और साउंड अगर स्वर की है तो आप वहां पर एन का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ये साउंड्स का, कि अगर आपके पास ऐसा वर्ड होता है जो कि है तो एक भाई कॉन्सोनेंट, यानी कि एच एक कॉन्सोनेंट, वाल को छोड़कर जितने भी 21 अल्फाबेट्स बच जाते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो एच है तो एक कॉन्सोनेंट, बट जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो ये वर्ड आवाज देता है आर की।
तो जब ये आर बोल रहा है और पहली आवाज आ की आ रही है यानी स्वर की आ रही है, तो आप यहाँ पर एन का यूज करेंगे, यानी एन आर हो सकता है, बट एच को देखकर ए लगा देना गलत है, आपको साउंड को देखकर ए या एन का यूज करना है। तो ये तो है आपके कंडीशंस और ये बातें कि आपको ये ध्यान रखना है कि लेटर्स को देखकर कभी भी ए या एन का यूज नहीं करेंगे, हमें ओनली साउंड्स को देखकर ए या एन का यूज करना है। तो यहाँ तक तो थे आपके ये कंडीशंस जो आपको ये बताएंगे कि ए या एन लग सकता है या नहीं लग सकता। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर तो कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसके अंदर आपको व्हाट या हाउ मिलता है और उसके बाद में एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल कौन से नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और काउंटेबल नाउन भी अगर सिंगुलर है तो आप तब वहां पर ए का यूज करेंगे, यानी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर हो सकता है। बट अगर आप फ्लावर की जगह फ्लावर्स लिखते हैं तो आप ए भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिस नाउन को यूज कर रहा है वो नाउन अगर तो सिंगुलर है तो आप वहां पर ए या एन का यूज करेंगे। ओवरऑल आपके जो आर्टिकल्स होते हैं ए और एन होते हैं, ओवरऑल वो इन्हीं 3 रूल्स के बेसिस पर यूज किए जाते हैं। आपको इन 3 रूल्स का ध्यान रखना है और आप किसी भी टाइप के नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ए या एन का यूज करेगा या फिर नहीं करेगा। जैसे कि सिंगुलर नाउन, इनडेफिनाइट नाउन और साउंड आपको ये बताएगी कि ए और एन लगेंगे या नहीं लगाए जाएंगे। तीनों में से एक भी कंडीशन अगर तो कंफर्म नहीं होती है, पास नहीं होती है, तो आप वहां पर ए या एन में से कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। और ध्यान रखिए सिंगुलर नाउन्स वही नाउन्स होते हैं जो काउंटेबल होते हैं। अगर तो काउंटेबल नाउन वो नहीं है तो आप उनके आगे ए या एन भी नहीं लगा सकते। यानी कि वाटर से पहले आप कहने को कह सकते हैं कि वाटर एक सिंगुलर नाउन है क्योंकि उसकी फॉर्म ऐसी होती है, बट आप ये ध्यान रखिए कि वाटर को हम प्लूरल भी नहीं कर सकते हैं, यानी वाटर ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए या एन नहीं लगाएंगे, आप अ वाटर नहीं लिख सकते हैं, ना ही आप एन वाटर लिख सकते हैं। बट अ ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है क्योंकि जो ग्लास वर्ड है वो काउंटेबल नाउन है और ग्लास सिंगुलर नाउन है, तो आप ग्लास के आगे अ लगा सकते हैं, बट ग्लासेस यानी कि प्लूरल नाउन के आगे आप ए या एन का यूज नहीं करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, ये 3 कंडीशंस हैं। सिंगुलर नाउन, इंडेफिनाइट नाउन, ये आपको बताएंगे कि ए और एन लगेंगे वहां। और अगर तो आप साउंड पर पहुंच जाते हैं तो आप साउंड में ये ध्यान रखिए कि स्वर की आवाज होने पर एन का यूज किया जाएगा और अगर तो व्यंजन की आवाज है तो वहां पर आप ए का यूज करेंगे। और ध्यान रखिए आपको आर्टिकल के जस्ट बाद वाले पहली आवाज को देखना है, जस्ट बाद में जो पहला वर्ड आ रहा है उसकी फर्स्ट साउंड की चेक करना है आपको। आप ये नहीं करेंगे कि अगर तो एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ में आ रहे हैं तो आप सिर्फ नाउन की साउंड को देखेंगे, नहीं, आप जस्ट बाद वाले पहले वर्ड की पहली साउंड देखेंगे। यानी कि ब्यूटीफुल गर्ल में से जो गर्ल है वो तो नाउन है और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, और अगर हम इसके आगे कोई आर्टिकल लगा रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम नाउन की पहली साउंड देखेंगे, नहीं, आपको ब्यूटीफुल की पहली साउंड देखनी है। और ब्यूटीफुल से जब आवाज ब की पहली आ रही है तो आप अ ब्यूटीफुल गर्ल करेंगे। ठीक वैसे ही अगर तो हम ब्यूटीफुल की जगह, गर्ल की जगह अगर हम कोई वार वाला लेटर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ब्यूटीफुल, सपोज एलिफेंट, तो एलिफेंट तो पहली साउंड आपको अ की दे रहा है, ठीक है, ई की तो वहां पर लेटर है पर साउंड वो अ की दे रहा है। एलिफेंट आपको ए की आवाज आ रही है, तो ए तो एक स्वर है पर ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव जो कि ब की आवाज दे रहा है। तो आप ये ब और अ में से ना ब को देखेंगे क्योंकि ब आपका आर्टिकल
आर्टिकल के जस्ट बाद वाला वर्ड है, ना कि एलिफेंट है। तो आप ब्यूटीफुल के अकॉर्डिंग ए लगाएंगे, पर अगर ब्यूटीफुल नहीं होता तब तो आप एलिफेंट की ही साउंड देखेंगे, यानी कि एन एलिफेंट हो सकता है। तो ये थे आपके ए और एन को यूज करने के कुछ रूल्स, कंडीशंस, जिनके बेसिस पर आप ए और एन को कोई भी कैटेगरी में देख सकते हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि कौन से नाउन्स के आगे हम ए या एन का यूज करेंगे। बस आपको ये 3 कंडीशंस याद होनी चाहिए एंड आपके ए और एन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे डेफिनाइट आर्टिकल द की। हमारा जो आर्टिकल द है, ये देखिए, इसमें ये खूबी है कि इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वो सभी डेफिनेट नाउन के होंगे। यानी इसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि आप जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, या फिर उस नाउन से साउंड कौन सी आ रही है। आपको ये कुछ नहीं चेक करना, बस आपको एक कंडीशन चाहिए। वो कंडीशन है कि अगर वो डेफिनेट है, यानी कि वो निश्चित है, तो आप उसके आगे द आर्टिकल का यूज जरूर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि आई हैव अ कार डैश कार इज ब्लैक। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो कार है वो पहली बार में हमारे लिए इंडेफिनेट नाउन थी, क्योंकि हमने इस कार के बारे में कोई भी बात नहीं बताई थी, या हम कहेंगे हमारे लिए अनिश्चित है, कोई भी कार हो सकती है। तो ए आर्टिकल का यूज हमने किया। कंडीशन वही थी, हमने वही देखा कि कार सिंगुलर है, कार इंडेफिनाइट है और कार से पहली आवाज एक व्यंजन की है, तो आपने ए लगा दिया। पर फिर आता है कि कार इज ब्लैक, तो अब यहाँ पर जिस कार की बात हो रही है वो हमें पता है कि ये कौन सी कार है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यानी यहाँ पर दूसरी बार में कार हमारे लिए डेफिनाइट नाउन है, यानी कि निश्चित संज्ञा है। तो जब दूसरी बार में वो निश्चित संज्ञा है तो आप दूसरी बार में ही द आर्टिकल का यूज करेंगे। यानी हमने यहाँ पर ये नहीं देखा कि कार एक वचन है, कार को हम किस साउंड से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हमने देखा। हमने सिर्फ ये देखा कि कार डेफिनेट है तो कार के आगे सिर्फ द आर्टिकल लगाया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, निश्चित संज्ञा निश्चित आर्टिकल को लेगी और डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक है और वो है द। उसके अलावा कोई आर्टिकल आपके पास डेफिनेट नहीं होता है। तो अब यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट ये बनता है कि अगर तो नाउन आपका डेफिनाइट है तो आप वहां पर द आर्टिकल जरूर लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये द जो है आर्टिकल उसके सभी कंडीशंस में आ जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाता है। पर ये आप ध्यान रखना कि सभी के सभी वो डेफिनेट नाउन होंगे, तभी उनके आगे द लगाया जा रहा है, अदरवाइज नहीं लगाया जाएगा। तब हम इनडेफिनेट है तो ऑब्वियस सी बात है ए या एन पर जाएंगे। पर अब हम आते हैं हमारे पॉइंट्स पर। सबसे पहला हमारा पॉइंट है जो हम हमेशा से करते भी आ रहे हैं, यूनिक थिंग्स। कि कोई अगर यूनिक चीज है तो आप उसके आगे द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब यूनिक थिंग्स में आप काउंट करेंगे सभी चीजें, जैसे कि सन, मून। अब इसके अलावा ना आप प्लैनेट्स के नेम्स भी काउंट करेंगे, अर्थ, मार्स, जुपिटर, वीनस, ये सभी प्लैनेट्स के नेम भी यूनिक थिंग्स में काउंट किए जाएंगे। और अगर आप हमारे पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो आप उस यूनिवर्स को भी यूनिक थिंग के अकॉर्डिंग द आर्टिकल यूज करने वाली कैटेगरी में डालेंगे। यानी कि आप इन सभी यूनिक थिंग्स के आगे द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब क्यों करेंगे? क्योंकि ये सब डेफिनेट है, क्योंकि ये सभी निश्चित हैं, आपको इनके बारे में ऑलरेडी पता है। जरूरी नहीं है आपका सेंटेंस आपको बताए तभी आपको सन के बारे में पता चलेगा। सन एक ऐसी चीज है जिसे सभी जानते हैं, तो थोड़ा यहाँ कॉमन सेंस भी बताता है आपको कि आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है कि सन डेफिनेट है, आप उसे ऑलरेडी जानते हैं। हमारे पास कोई 3-4 सन नहीं है कि आप ये सोच में पड़ जाएं कि भाई कौन से सन की बात हो रही है। एक ही सन है और उसी की बात हो रही है, तो वो आपके लिए डेफिनेट नाउन है। तो हम सन के आगे द का यूज करेंगे। ठीक वैसे ही मून के आगे भी यूज किया जाएगा और यूनिवर्स के आगे भी हम द यूनिवर्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूनिक थिंग्स के बाद में वाटर बॉडीज। ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर ना काफी कंफ्यूजन होते हैं, बट ये है नहीं इतना कंफ्यूजन वाला। आपको बस ये देखना है कि वाटर बॉडीज के अगर नेम्स है ना तो वो डेफिनेट कन्फर्मली है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नेम है, आपको
ऑलरेडी उनके बारे में पता है, कॉमन सेंस आपका कह रहा है कि ये अगर तो फेमस है तो ये डेफिनाइट है, तो आप इनके आगे द जरूर लगाएंगे। पर ये ध्यान रखिए कि वाटर बॉडीज में हम किन्हीं भी वाटर बॉडीज को लिख सकते हैं। कोई भी लेक का नाम हो सकता है, रिवर का नाम हो सकता है, ओशन का नाम हो सकता है, बेस का नाम हो सकता है, सीज का नाम हो सकता है। यानी कि वाटर बॉडी का नेम है ना, तो वो डेफिनाइट है, और डेफिनाइट है तो डेफिनाइट आर्टिकल लेगा। यानी कि आप यमुना के आगे द लगाएंगे, आप इंडियन ओशन के आगे द लगाएंगे, हम अरेबियन सी के आगे भी द का यूज करेंगे। यानी कि कोई भी आपके पास में वाटर बॉडी का नेम होना चाहिए और उस वाटर बॉडी के नेम के आगे हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब मैंने आपको ये अलग से क्यों बताया कि भाई नेम होगा तो आप द लगाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखिए कि नेम है तो वो द ही लेगा, बट अगर नेम नहीं है ना, यानी कि हम ये लिखते हैं कि देयर इज अ रिवर बिहाइंड माई हाउस, तो यहां देखिए, यहां पर जो रिवर है ना वो भी एक वाटर बॉडी है, वो भी वाटर बॉडी है, बट क्या इस वाटर बॉडी का नेम आया है? नहीं आया। तो जब इसका नेम नहीं आया और ये वाटर बॉडी भी है पर नेम नहीं है, तो ये इंडेफिनाइट है, क्योंकि कोई भी रिवर हो सकती है वो। अब इंडेफिनाइट है तो आप फिर चेक करना शुरू कर देते हैं हम इंडेफिनाइट कौन से होते हैं। इंडेफिनाइट नाउन्स जो इंडेफिनाइट आर्टिकल्स लेते हैं, और उनकी कंडीशंस होती हैं कि भाई इंडेफिनाइट होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, रिवर सिंगुलर है, और इसके अलावा अब हमें तीसरी कंडीशन से ये पता चलेगा कि ये ए लेगा या एन लेगा। तीसरी कंडीशन है साउंड की, रिवर क्या ले रहा है? र की आवाज, तो ये जो र है वो आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ पर ए का यूज करेंगे। तो यानी वाटर बॉडी तो है बट आपने यूज किया यहाँ पर ए का, क्यों? क्योंकि रिवर डेफिनाइट नहीं है, वाटर बॉडी तो है बट डेफिनाइट नहीं है। और डेफिनाइट क्यों नहीं है? क्योंकि इसका नेम नहीं है। तो आप बिना नेम वाले वाटर बॉडीज के साथ ए या एन का यूज करेंगे। पर अगर ये वाटर बॉडी डेफिनाइट हो जाती है ना, तो आप यहाँ पर द लगाएंगे। यानी कि इसी सेंटेंस को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये बनाता है, सपोज कि रिवर इज डर्टी एंड लॉन्ग। तो यहाँ देखिए, अब हमें इस रिवर से ये पता चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उसी रिवर की जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये तब यहाँ पर द लेगा, यानी द रिवर इज डर्टी एंड लॉन्ग। तो तब हमें पता चल रहा है कि पहले टाइम पर तो रिवर भाई इनडेफिनाइट थी, क्योंकि हमने उसके बारे में पहली बार बात की थी, या हम कहें कि यहाँ पर वो कोई भी रिवर हो सकती है। पर दूसरी बार में रिवर आपको ये बता रही है कि आप ये किस रिवर की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है वो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज करेगा। पर अगर रिवर की जगह हम यहाँ पर कोई नेम दे देते, सपोज हम कहते कि हम जिस घर पे रहते हैं वो घर यमुना नदी के आगे की साइड है, या यमुना नदी हमारे घर के पीछे की तरफ में है, तो तब यमुना एक रिवर का नेम डेफिनेट नाउन है और वो द लगाता है। यानी देयर इज, या फिर आई लिव इन फ्रंट ऑफ द यमुना रिवर, या ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, तो द यमुना रिवर होगा। बट अ यमुना रिवर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यमुना रिवर डेफिनाइट है, जब वो डेफिनाइट है ना तो वो ए या एन नहीं लेगी, वो ओनली द आर्टिकल का यूज करेगी। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या पॉइंट आता है कि द हम और कहाँ यूज करते हैं, जब हम बात करते हैं रीडिंग मटेरियल की। अब देखिए ये जो रीडिंग मटेरियल पॉइंट है ना, ये आपने पहले किया होगा अलग अलग तरह से, कि इसके अलग अलग पॉइंट्स बना के, कि कोई बुक के नेम के आगे हम द लगाते हैं, भाई न्यूज़पेपर के नेम के आगे हम द लगाते हैं, कॉमिक्स के, मैगजीन्स के नेम्स के आगे हम द लगाते हैं। पर हमने उन सभी को एक ही में डाल दिया और वो क्या बनाई कैटेगरी हमने, रीडिंग मटेरियल। तो रीडिंग मटेरियल अब कुछ भी हो सकता है आपके लिए। आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो, बुक्स रीड कर रहे हैं तो वो रीडिंग मटेरियल में है। मैगजीन, कॉमिक्स, कुछ भी चीज जो आप रीड कर रहे हैं वो रीडिंग मटेरियल होगा। और अगर उस रीडिंग मटेरियल का आपके पास में नेम है, देन यू विल यूज द आर्टिकल विद देम। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर का नेम जैसे कि दैनिक भास्कर, तो देखिए दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर का नेम है, तो हम उसको जब भी यूज करेंगे तो हम लिखेंगे द दैनिक भास्कर। आई रीड द दैनिक भास्कर, द दैनिक भास्कर इज अ फेमस न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान।
या इंडिया, जहां का भी है फेमस न्यूज़पेपर। देन इसके अलावा अगर कोई बुक का नेम आता है, फॉर एग्जाम्पल द हैमलेट या द टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर, तो कोई भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती है, या हम कहें कोई भी टेक्स्ट के आप टॉपिक, सब्जेक्ट या उसके नेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके आगे आप द आर्टिकल का यूज जरूर करेंगे। यानी कि द दैनिक भास्कर, द हैमलेट, द टेम्पेस्ट, या फिर कोई भी मैगजीन का नेम, कोई भी कॉमिक बुक का नेम हो सकता है आपका रीडिंग मटेरियल, और उसके आगे आप द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो हमने रीडिंग मटेरियल में इन सभी को काउंट कर लिया है, और आप भी ध्यान रखिए कि ये सभी होते टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है, टेक्सचुअल चीजें हैं, तो आप इनके नेम्स के आगे, इनके टॉपिक्स के आगे द आर्टिकल लगाएंगे। बट अगर हम लिखते हैं बुक, तो आपको बुक से नहीं पता चल रहा आप किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये जो बुक है ना, इस वर्ड बुक के आगे आप ए या एन लगाएंगे उस बेसिस पर कि ये क्या कौन से जो कंडीशंस है उनको सपोर्ट करता है। देखिए जैसे बुक है, पहली आवाज ब की ले रहा है तो ये एक वचन संज्ञा, इनडेफिनाइट भी है क्योंकि हमें नहीं पता हम किस बुक की बात कर रहे हैं। तो जब एक वचन इनडेफिनाइट है, पहली आवाज ब की दे रहा है, तो ए लगा दीजिए यहां पर। तो है तो सही बुक आपका रीडिंग मटेरियल, बट बुक का नेम नहीं है, तो वो इनडेफिनाइट नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जब ये इनडेफिनाइट नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो आप इसके आगे ए या एन आर्टिकल का यूज करेंगे। पर अगर बुक का नेम आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमारी ही बुक द गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो जब आप इस बुक का नेम लिखेंगे, या आप ये बताते हैं कि आप इसे रीड करते हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं आप किसी से और उन्हें बता रहे हैं, देन यू विल से आई एम रीडिंग या आई एम स्टडिंग द गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आप बुक के नेम के आगे द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो बुक का जरूरी नहीं है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बुक अगर बहुत फेमस है तभी द लगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर तो हम कहें कि आपके लोकल में कोई बुक प्रिंट हुई है जो आप रीड करते हैं, तो आप उसके नेम के आगे द जरूर लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया उस बुक को जानती है तभी आप द लगाएंगे। अगर वो फेमस है, उसका नेम है, फेमस भले ही वो छोटे से एरिया में है पर उसका नेम है, देन यू विल यूज द आर्टिकल विद इट। नेक्स्ट हमारे पास में डेफिनाइट नाउन, डेफिनाइट आर्टिकल द के नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि अगर आप बात करते हैं भाई माउंटेन रेंजेस की। अब ये जो पॉइंट है ना, ये काफी कंफ्यूजिंग है कि भाई माउंटेन्स के हम किन के नेम्स के आगे द लगाएंगे। हिमालयस तो भाई द ले लेता है अपने आगे, पर माउंट एवरेस्ट नहीं लेता अपने आगे। हम हिमालयस के आगे लिख सकते हैं द, पर माउंट एवरेस्ट के आगे नहीं लिखते हैं। अब वो क्यों नहीं लिखते हैं हम द माउंट एवरेस्ट के आगे? क्योंकि देखिए हिमालयस जो है ना, वो माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के आगे आप द लगाएंगे। बट अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, तो माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन पीक है। आप माउंटेन पीक के आगे द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। माउंटेन में माउंटेन पीक्स के लिए आप या तो माउंट लगाएंगे या एम्प्टी वर्ड लगाएंगे, ये दोनों ही सही हैं। माउंटेन की शॉर्ट फॉर्म माउंट है एंड माउंट की भी शॉर्ट फॉर्म एम्प्टी है। तो माउंट एवरेस्ट में आप ए एन या द तीनों में से कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, पर हिमालयस जो कि माउंटेन रेंजेस हैं उनके आगे आप द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक वैसे ही अरावली रेंजेस अपने आगे द लगाएंगी, क्या है सीन द अरावली रेंजेस, तो आप द आर्टिकल का यूज माउंटेन रेंजेस के नेम्स के आगे करेंगे। बट अगर तो माउंटेन पीक्स आती हैं तो आप द भी नहीं लगाएंगे, और द नहीं लग रहा है तो आप वहां पर डेफिनाइट नाउन के आगे ए और एन तो कतई नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में मुझे नहीं लगता आपको माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पीक्स में अब कोई प्रॉब्लम आएगी, कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर तो माउंटेन पीक है, उसका नेम आया है, देन आप द नहीं लगाएंगे। पर अगर तो माउंटेन रेंजेस हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तब आप द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आइए इन्हीं के साथ अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कोई भी पोजीशन या फिर टाइटल। अब देखिए पोजीशन या टाइटल क्या होते हैं? उपाधियां या फिर पदवियां।
अगर आपको किसी की उपाधि या पदवी बताई जाती है तो आप उस उपाधि या पदवी वाले वर्ड के आगे आप द आर्टिकल का यूज करेंगे, ना कि आप उस नाउन के साथ करेंगे जिस नाउन की पदवी या उपाधि है। जैसे कि हम कहें कि ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है अकबर द ग्रेट। तो ये तो आपको भी पता है कि भाई अकबर का नाम अकबर द ग्रेट ये उसका नाम नहीं था, द ग्रेट उसकी पदवी थी, हम कहें उसका टाइटल था। तो ये जो ग्रेट टाइटल था ना उसका, हमने उस टाइटल से पहले द आर्टिकल लगाया है, ना कि अकबर से पहले द आर्टिकल लगाया है। क्यों? क्योंकि अकबर तो भाई प्रॉपर नाउन है और हम प्रॉपर नाउन्स के आगे द आर्टिकल का यूज नहीं करते। उनकी एक स्पेशल कंडीशन होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि अकबर द नहीं लेगा क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, और ग्रेट एक टाइटल है अकबर की, तो हम उसके आगे द लगाएंगे। तो द अकबर द ग्रेट हो सकता है, बट द ग्रेट अकबर द अकबर ग्रेट गलत होगा। तो आप ये ध्यान रखिए, टाइटल या पोजीशन के वर्ड के आगे आप द लगाएंगे, ना कि उस नाउन के आगे द लगाएंगे जिस नाउन के लिए हमने उस टाइटल या पोजीशन को यूज किया है। ठीक वैसे ही पीएम, सीएम, ये सभी जो पोजीशंस हैं, टाइटल्स हैं, इनके आगे भी आप द लगाएंगे, यानी कि द पीएम या द प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। बट अगर तो हम हमारे पीएम यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी के आगे द लगाते हैं तो वो गलत होगा। आप ये लिखेंगे द पीएम इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। बट अगर तो हम पीएम की जगह मिस्टर नरेंद्र मोदी के आगे द लगाते हैं ना, तो ये गलत रहता है। आप पीएम जो टाइटल है, पोजीशन है, उसके आगे आप द का यूज करेंगे, ना कि उस नाउन के आगे द का यूज करेंगे जिस नाउन के लिए हमने उस पोजीशन या टाइटल को यूज किया है। तो ये आप ध्यान रखिए कि टाइटल या पोजीशन के आगे द लगाया जाएगा, उस नाउन के लिए द नहीं लगाया जाएगा जिस नाउन के लिए वो पोजीशन या टाइटल का यूज किया गया है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम, और ये भी इस पॉइंट में हाँ एक और बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी मर्जी से अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को ग्रेट या फिर महान बताते हैं तो आप उनके आगे द नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आपने बताया है। ये टाइटल या पोजीशन उन्हें मास द्वारा नहीं दी गई है। तो जब आप अपने फ्रेंड को ग्रेट बता रहे हैं ना, तब आप वहां पर द नहीं लगा सकते हैं। वो एक कॉमन नाउन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और एक इनडेफिनेट नाउन ही रहेगा। तो आप अपने फ्रेंड को ग्रेट कहते हुए द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट अगर तो हम कोई भी ऐसे फेमस पर्सनैलिटी के लिए टाइटल लगाते हैं जो उन्हें मास द्वारा दिया गया है, तो वहां पर आप द लगाएंगे, यानी कि द ग्रेट खली हो सकता है, ये हो सकता है। ग्रेट टाइटल उन्हें उस जो भी उनका प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग मिला है, बट आप अपने फ्रेंड को राम दी ग्रेट करके नहीं बुलाएंगे, वो गलत रहेगा। तो आप ध्यान रखिए कि वो टाइटल्स या पोजीशन जो मास द्वारा दी गई हैं, आप उनके आगे द लगाएंगे, बट आप उस नाउन के आगे द नहीं लगाएंगे जिस नाउन के लिए वो टाइटल या पोजीशन का यूज किया गया है। तो इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको एक और बात बोलना चाहूंगी कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो बेसिक्स ऑफ नाउन नहीं देखी है, जो कि वीलॉग बाय मनोज शर्मा चैनल पर है, तो प्लीज आप जाकर पहले उसे देखिए ताकि आपको आर्टिकल्स टॉपिक और अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि इसमें हम बार बार नाउन्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और अगर आपको नाउन्स नहीं पता होंगे तो आर्टिकल समझने में मजा भी नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर उसे देखिए, बेसिक्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर आते हैं कि द का यूज हम और कौन सी कैटेगरीज में करते हैं। तो द का नेक्स्ट हम यूज करते हैं कि अगर हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर नेम आता है तो देखिए हम हर बार, मैं आपको बार बार बता रही हूं कि जो द के सभी कैटेगरीज हैं उन सब में ये बात जरूर कॉमन रहेगी कि उनमें डेफिनेट नाउन होगा। और अगर पॉलिटिकल पार्टी का नेम आ रहा है यानी कि वो डेफिनेट, आपको एग्जैक्ट पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आपको एग्जैक्ट पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो बनाता है डेफिनेट नाउन। और आप डेफिनेट नाउन पॉलिटिकल पार्टी के नेम्स के आगे द यूज करेंगे, यानी द बीजेपी, द कांग्रेस, और ऐसे करके और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, या हम कहें कि डेफिनेट नाउन्स के आगे आप द लगाएंगे। ये पॉइंट मैंने आपको डेफिनेट नाउन स्टार्टिंग में ही बता दिया था
कि हर कोई डेफिनेट नाउन, निश्चित संज्ञा, जब आपको पता हो आप एग्जैक्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप उनके आगे द आर्टिकल लगाते हैं। तो अगर हम लोग ये कहें ना कि ट्रेन्स के अगर नेम आते हैं, राजधानी एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, इस टाइप में, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप उनके नेम्स के आगे द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो डेफिनेट नाउन है, और डेफिनेट नाउन है तो डेफिनेट आर्टिकल कंफर्म लेगी वो, तो यानी कि द राजधानी एक्सप्रेस करेक्ट रहेगा। बट अगर ओनली ट्रेन वर्ड है तो वो आपको नहीं बता रहा है आप किस ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उस ट्रेन वर्ड से पहले ए या एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज के नेम्स के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मूवमेंट्स का, रेवोल्यूशंस का, कि अगर कोई भी मूवमेंट या रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति हुई थी और उसका आप नेम लिख रहे हैं तो आप उनके आगे भी द आर्टिकल का यूज करेंगे। ध्यान रखिए इनमें नेम्स जरूर आ रहे हैं, यानी कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन सब के आगे द लगाया जाएगा। सिविल नॉन डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये सब जो मूवमेंट्स थी इनके नेम्स के आगे आप द लगाएंगे। बट ओनली मूवमेंट या ओनली रेवोल्यूशन वर्ड द उस बेसिस पर लगाएंगे अगर हम उन्हें डेफिनेट बताते हैं। बट अगर हम उन्हें इनडेफिनेट नाउन की तरह यूज कर रहे हैं देन हम उनके आगे ए या फिर एन आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहां पर मूवमेंट्स का, रेवोल्यूशंस का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं, जैसे कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ऐसे ही और भी रेवोल्यूशंस या मूवमेंट्स के नेम्स आ सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि वो डेफिनेट नाउन है ना, तो आप द आर्टिकल का यूज करेंगे ही करेंगे वहां पर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर तो भाई आपके पास में आते हैं कंट्रीज के नेम, ठीक है, कंट्रीज के हो गए, प्लेसेस के हो गए, कोई भी मान लीजिए आप, क्योंकि कंट्री भी तो प्लेस ही होती है ना। अगर तो कोई भी कंट्री या प्लेस का नेम आता है तो हम उसके आगे द आर्टिकल का यूज उस बेसिस पर करेंगे। अगर उनके नेम में यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक या फिर किंगडम, ये चारों में से कोई भी वर्ड आता है या इनमें से कोई दो आ जाते हैं तो तभी भी आप वहां पर उस कंट्री के या प्लेस के नेम से पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। इसलिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, द यूनाइटेड किंगडम होता है, बट इंडिया के आगे हम द नहीं लगाते क्योंकि इंडिया में इनमें से कोई भी नेम नहीं आता है, कोई भी वर्ड नहीं आता। यूनाइटेड इंडिया नहीं होता है, यूनियन इंडिया नहीं होता है, रिपब्लिक इंडिया नहीं होता है, या फिर हम कहें कि इंडिया किंगडम नहीं होता है। तो हम इंडिया के आगे द इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो अलग अलग पार्ट्स से मिलकर नहीं बना है। हम ये जरूर कहते हैं कि इंडिया में अलग अलग जो धर्मों के लोग हैं वो रहते हैं साथ में, बट इंडिया को डिवाइड नहीं किया गया है इन पार्ट्स के बेसिस पर यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिन्हें साथ में मिलाकर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को मिलाने पर बनता है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इनको हम अलग अलग भी कंट्रीज में ही काउंट करते हैं, पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया अलग अलग कंट्रीज नहीं है, वो इंडिया के ही पार्ट्स हैं जिन्हें हम अलग तरह से बोलते हैं। बट यूनाइटेड इंडिया नहीं होता है तो हम द भी नहीं लगाएंगे, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करेक्ट है, हम उसके आगे द आर्टिकल का यूज करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, इनके आगे द लग सकता है। अब ये तो थी कि भाई अगर तो आपके प्लेस के नेम में यूनाइटेड, यूनियन, किंगडम या रिपब्लिक वर्ड आए तो आप वहां पर द आर्टिकल का यूज करेंगे, बट इंडिया के आगे हम द नहीं लगाते। पर एक कंडीशन ऐसी भी है कि अगर तो कंट्री का नेम आता है और उस कंट्री के नेम से ना आपको टीम का पता चलता है, यानी कि उस कंट्री की जो टीम है ना, फिर भले कोई भी गेम हो, उस गेम में, उस स्पोर्ट में अगर वो टीम है तो उस कंट्री के नेम से पहले तब हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। यानी कि द इंडिया वन द वर्ल्ड कप,
तो यहाँ पर जो इंडिया है वो कंट्री की तरह से नहीं ली जा रही है, यहाँ पर इंडिया को हम एज अ टीम यूज कर रहे हैं। तो जब इंडिया को टीम के लिए यूज किया गया है ना, तो तब वो द आर्टिकल ले सकती है। पर अगर हम ये बोलते हैं कि इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, तो तब हम इंडिया के आगे द भी नहीं लगाएंगे। और क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इंडिया एक कंट्री का नेम है। तो कंट्रीज के नेम्स के आगे तब तक द नहीं लगाया जाएगा जब तक या तो वो यूनाइटेड यूनियन रिपब्लिक या किंगडम ना यूज करें अपने नेम्स में, या उनको हम कोई टीम को डिनोट करने के लिए ना यूज करें। यानी कि इंडिया टीम को बता सकती है। ठीक, वैसे इंडियन टीम भी करेक्ट है और तभी भी उसके आगे हम द लगा सकते हैं। तो यहां तक थे हमारे कंट्रीज या प्लेसेस के नेम्स जिनमें अगर तो वो टीम को डिनोट कर रहे हैं तो द लगा सकते हैं, बट अगर तो वो यूनाइटेड यूनियन या रिपब्लिक या फिर किंगडम इनमें से कोई वर्ड लेते हैं तभी भी उनके आगे द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। अदरवाइज हम कंट्रीज के नेम्स के आगे द नहीं लगाया करते। इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, या हम कहें कि कुछ और ऐसी कंट्रीज के भी नेम्स है जो द लगाया करते हैं। वो नेम्स आपको हमारी बुक द गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में मिल जाएंगे। अगर आपने बुक नहीं परचेज की अभी तक तो प्लीज उसे जल्दी से परचेज करें, सो दैट आप और अच्छे से ग्रामर को इंप्रूव कर सके, समझ सके। आइए हम आगे आते हैं। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि अगर तो आप जिस प्लेस के बारे में लिख रहे हैं वो आपको एज अ प्रॉपर नाउन तो मिल ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि वो नेम है तो प्रॉपर नाउन तो है ही प्लेस का, बट अगर तो उस प्लेस के नेम में आपको डिस्क्रिप्टिव नेम मिलता है तो तब आप उसके आगे द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पंजाब है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि पंजाब जो है वो द आर्टिकल को सपोर्ट करता है। आप पंजाब के पहले द लगाते हैं, यानी कि पंजाब एक प्लेस का नेम तो है बट वो एक डिस्क्रिप्टिव नेम भी है। वो डिस्क्रिप्टिव नेम कैसे है कि पंजाब जो है वो बता रहा है पंज यानी 5 और आब यानी दरिया यानी कि रिवर। तो यानी कि पंजाब इज अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। इसके नेम से ही हमें इसकी क्वालिटी का पता चल रहा है। तो जब आपको किसी प्लेस के नेम से उसकी क्वालिटी का पता चलता है तो आप उसके आगे द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक वैसे ही श्री गंगानगर आपको कोई एग्जैक्ट नेम या क्वालिटी नहीं बता रहा है तो तब आप उसके आगे यानी श्री गंगानगर से पहले हम द नहीं लगा सकते। पर पंजाब आपको एग्जैक्ट बता रहा है या हम कहें कि आपको एक तरह से क्वालिटी बता रहा है अपनी जगह की, तो वो अपने नेम के आगे द आर्टिकल को सपोर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं लगा सकते। हम दिल्ली के आगे द क्यों नहीं लगाते? क्योंकि भाई ना तो वो डिस्क्रिप्टिव है ना उसमें यूनियन यूनाइटेड वाले कोई वर्ड आ रहे हैं। तो अब मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा कि किन जगहों के नाम के आगे हम द लगा सकते हैं और किन के आगे हम द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको यहां तक समझ आ गया है तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है कि भाई ये जो पॉइंट है ना, ये है ना 3 पॉइंट्स से मिलकर बना है जो मैं आपको एक ही में समझा दूंगी और आपको वो एक ही से अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये क्या पॉइंट है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन एज इन हम ले रहे हैं कोई पर्सन का नेम या कोई प्लेस का नेम है और उसके अलावा कोई आपके पास मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इनके आगे पहली बात तो यह है कि ये ना कोई भी आर्टिकल अपने आगे नहीं लिया करते, पर एक कंडीशन में ले लिया करते हैं कोई आर्टिकल, वैसे मोस्टली द, जब ये तीनों प्रॉपर नाउन या फिर मटेरियल नाउन या कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन बन जाते हैं तब हम इनके आगे द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब भाई ये प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं ये देखते हैं हम। कि अगर आप ये बोलते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहां देखिए कालिदास एक पर्सन का नेम है यानी कि एक प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी एक पर्सन का नेम है, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। पर शेक्सपियर से पहले तो भाई हमने द आर्टिकल का यूज कर लिया, पर कालिदास से पहले हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर शेक्सपियर जो है ना वो प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है।
यानी कि शेक्सपियर को कॉमन नाउन कैसे बनाया हमने ऐसे बनाया कि आपका सेंटेंस ये कह रहा है कि कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कालिदास ने अपनी आइडेंटिटी बदल ली है कि कालिदास को भाई अब यहाँ का सिटीजन कालिदास को अब हम शेक्सपियर के नाम से जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बस ये बताया गया है कि शेक्सपियर की जो टैलेंट या क्वालिटी थी वो कालिदास में भी पाई जाती थी, या हम कहें पाई जाती है। तो उनकी जो राइटिंग्स थी उनको हमने शेक्सपियर की राइटिंग्स के इक्वल रखा है। तो जब हम शेक्सपियर की क्वालिटी या टाइटल या फिर टैलेंट की बात करते हैं जो कि किसी और में भी पाया जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ कालिदास ही ऐसे पर्सन हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज पाई जा सकती हैं जो शेक्सपियर में थी, क्योंकि कालिदास के अलावा और भी हमारे पास में काफी टैलेंटेड पर्सनैलिटीज थी। तो हम उनके नेम के आगे द लगाते हैं जिसकी क्वालिटीज की बात की जाए, जिसके टैलेंट की बात की जाए। यानी यहाँ शेक्सपियर के टैलेंट की बात हो रही है ना, तो आप शेक्सपियर से पहले द लगाएंगे, बट कालिदास की जब नहीं बात की जा रही है टैलेंट की तो आप उससे पहले द आर्टिकल का यूज भी नहीं करेंगे। यानी शेक्सपियर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया में शेक्सपियर के आगे द को सपोर्ट किया जाएगा, बट कालिदास के आगे द नहीं लगाया जाएगा। ये तो था भाई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बनता है। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। अगर मटेरियल नाउन आपका कॉमन नाउन में कन्वर्ट होता है तो तब आप उसके आगे द आर्टिकल का यूज करेंगे, यानी कि द मिल्क ऑफ काउ इज बेनिफिशियल फॉर बेबीज। तो अब यहां देखिए कि मिल्क ऑफ काउ यानी कि जो मिल्क है तो वो एक मटेरियल नाउन, क्योंकि आप इसे ना तो काउंट कर सकते हैं, बस आप इसे या तो वेट कर सकते हैं या आप इसकी वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। तो जो मिल्क है वो मटेरियल नाउन से क्या बन गया है, कॉमन नाउन, क्योंकि हमने मिल्क को कैटेगराइज कर दिया है कि भाई मिल्क की कैटेगरी क्या है कि एक तो वो काउ का मिल्क होता है और वैसे भी और भी जानवर मिल्क देते हैं, गोट देती है, कैमल देते हैं और भी कई जानवर देते होंगे मिल्क। तो मिल्क को जब कैटेगराइज कर दिया गया है यानी मिल्क की किस्में या प्रकार बता दी गई हैं तो वो मटेरियल नाउन से कॉमन नाउन बन गया है, और जो मटेरियल नाउन से कॉमन नाउन बना है ना आप उस नाउन के आगे द आर्टिकल का यूज करेंगे। यानी द मिल्क ऑफ काउ इज बेनिफिशियल फॉर बेबीज करेक्ट है, बट ओनली अगर हम लिखते हैं मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर बेबीज तो आप द मिल्क नहीं लगाएंगे, आप लिखेंगे द मिल्क ऑफ काउ इज बेनिफिशियल फॉर बेबीज। नेक्स्ट ये तो हो गया भाई मटेरियल नाउन कॉमन नाउन बनता है। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर तो बनता है कॉमन नाउन तो तब आप उसके आगे द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना वैसे तो नहीं बना करता है, बट हम लोग कुछ स्टेट्स के लिए इसका यूज करते हैं, यानी कि द हंगर फॉर नॉलेज इज गुड। तो अब यहां देखिए हंगर एक स्टेट है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पर जब हमने इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैटेगराइज कर दिया कि भाई नॉलेज के लिए भी हंगर होती है, वैसे ही खाने के लिए भी हंगर होती है और भी चीजों के लिए हो सकती है हंगर, तो जब हमने हंगर एक स्टेट को एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन बना दिया है ना तो तब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आगे द आर्टिकल का यूज करेगा। तो यहां पर हमने आपको तीन चीजें बताई कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब कॉमन नाउन बनते हैं तो वो अपने आगे द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया में शेक्सपियर को हमने कॉमन नाउन बनाया तो भाई द लगा दिया। द मिल्क ऑफ काउ इज बेनिफिशियल फॉर बेबीज में हमने मिल्क को मटेरियल नाउन से कॉमन नाउन बनाया तो हमने द लगा दिया। और हंगर फॉर नॉलेज इज गुड इसमें हमने हंगर स्टेट को एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कॉमन नाउन बनाया तो हमने द लगा दिया। तो ये आप ध्यान रखिए कि वैसे प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आगे द नहीं लगाया करते या ए भी या एन भी नहीं लगाया करते, बट अगर तो आपके पास ये कंडीशन आती है ना कि वो कॉमन नाउन बन गए हैं तब आप उनके आगे द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये तो थे आपके भाई ये कैटेगरी की अगर प्रॉपर मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन बनते हैं तब उनके आगे द लगते हैं। इसके अलावा हमारे पास और एक कैटेगरी आती है कि हम और कहां पर
द आर्टिकल का यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं भाई एडजेक्टिव्स की। ये हमने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि एडजेक्टिव्स अपने आगे द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, पर एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना उनके होते हैं 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री जब आप सिंपल किसी की तारीफ कर रहे हैं या किसी के बारे में कोई क्वालिटी बता रहे हैं, तो तब पॉजिटिव डिग्री ऐसी डिग्री है जो कि द आर्टिकल को सपोर्ट करेगी भी और नहीं भी कर सकती, वो इसका सेंटेंस बताता है। यानी कि अगर आप पॉजिटिव डिग्री में ये लिखते हैं ना कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहां पर आपका जो रिच और पुअर है ना, ये आगे कोई नाउन नहीं ले रहा, पर ये एडजेक्टिव अपने आप में एक नाउन का काम कर रहा है कि ये अपनी पूरी कैटेगरी को बता रहे हैं कि हम जितने भी रिच लोग हैं ना उनकी बात कर रहे हैं, जितने भी हम पुअर लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जब कोई एडजेक्टिव अपने आप में ही कंप्लीट क्लास को बताता है ना, तो आप उस एडजेक्टिव के आगे द लगाएंगे, यानी कि द रिच पूरी क्लास को बताएगा रिच लोगों की, द पुअर पूरी क्लास को बताएगा जो पुअर लोगों की पूरी क्लास है उसे। ठीक वैसे ही अगर हम ये लिखते हैं ना कि आई एम अ पुअर पर्सन, तो यहां पर आपने पुअर एडजेक्टिव के साथ पर्सन नाउन का यूज किया है, तो ये जो एडजेक्टिव है और ये जो नाउन है ये एक इनडेफिनेट नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जब ये इनडेफिनेट नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है ना, तो आप ये देखिए कि इसके आगे हमने ए आर्टिकल का यूज किया, यानी कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ए, एन और द तीनों टाइप के आर्टिकल्स को सपोर्ट कर सकती है, पर आपको ये सेंटेंस में देखना होगा कि वो किस टाइप के आर्टिकल को सपोर्ट करेगी। ये तो थे भाई पॉजिटिव डिग्री। फिर आते हैं कंपैरेटिव। कंपैरेटिव की क्या पहचान होती है, पहले हम वो देखते हैं कि कंपैरेटिव की पहचान होती है कि आपके एडजेक्टिव के लास्ट में या तो ईआर आएगा या उसके पहले मोर आएगा। ये जो मोर वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव के अंदर आपको पॉजिटिव डिग्री के साथ में मोर लगाकर ये पता चलता है कि उसकी हम कंपैरिजन में यूज कर रहे हैं। बट मोर अगर अकेला भी आता है ना, तो तभी भी वो एडजेक्टिव की तरह ही काउंट किया जाता है। आप ये मत समझना कि अगर मोर कहीं पर आया है तो वो एडजेक्टिव नहीं है, वो एडजेक्टिव ही है। इसको साथ में कोई एडजेक्टिव की तभी जरूरत नहीं होती जब हम इसे खुद एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। और कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम दो लोगों में कंपैरिजन बताने के लिए करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री द आर्टिकल को कब सपोर्ट करती है, जब भी आपके पास में दो एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि या तो वो साथ में बढ़ रहे हैं या वो साथ में कम हो रहे हैं, या एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है। कैसे भाई, एग्जांपल देखते हैं हम। इसका क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं कि द मोर यू अर्न द हैप्पियर यू बिकम। तो अब यहां देखिए कि आपके पास में ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री में हैं, मोर और हैप्पियर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है। पर यहां पर आपका सेंटेंस क्या कह रहा है कि आपकी अगर पहली एडजेक्टिव बढ़ेगी तब आपकी दूसरी एडजेक्टिव साथ में बढ़ेगी, या हम कहें पहली वाली कम होगी तो दूसरी वाली भी साथ में कम होगी। तो जब आपके पास में ऐसे एडजेक्टिव्स आते हैं जो कि दोनों साथ में काम करते हैं ना, तो आप उन दोनों के आगे द आर्टिकल को सपोर्ट करेंगे। फिर हमारे पास इसके अलावा और आता है एक पॉइंट कि अगर आपके सेंटेंस में ऑफ द टू आ रहा है, भाई ये जो है ना ये वर्ड्स आप याद रखिए कि अगर सेंटेंस में ऑफ द टू आ रहा है ना, तो आप उसमें भी एडजेक्टिव से पहले द लगाएंगे, यानी कि राम इज द स्मार्टर ऑफ द टू बॉयज। तो अब यहां देखिए ऑफ द टू आ गया, तो भाई एडजेक्टिव से पहले आप द लगा दीजिए। ठीक है, ये तो थे आपके ये दो पॉइंट्स जो कि द को सपोर्ट करेंगे। अब कंपैरेटिव डिग्री जो सिंपल सेंटेंस में आ जाए, फॉर एग्जांपल राम इज स्मार्टर देन श्याम, तो यहां पर आपको ना तो ऑफ द टू मिल रहा है, ना आपको दो एडजेक्टिव्स मिल रहे हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। तो यहां पर आप फिर एडजेक्टिव से पहले द या ए या एन भी नहीं लगाएंगे। आप ये ध्यान रखें, कंपैरेटिव डिग्री
या तो दो एडजेक्टिव साथ में आएंगे तब वो सपोर्ट करेगी द को, या ऑफ द टू आएगा तब सपोर्ट करेगी। अदरवाइज आप कंपैरेटिव डिग्री में ए, एन या द में से कुछ भी नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है सुपरलेटिव डिग्री। ये बताती है कि आप कंपैरिजन एक चीज का पूरे या हम कहें दो से ज्यादा लोगों से कर रहे हैं। दो से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा हम पूरी क्लास को ले सकते हैं, दो से ज्यादा हम पूरे वर्ल्ड को ले सकते हैं, पूरे यूनिवर्स को ले सकते हैं। तो दो से ज्यादा से जब कंपैरिजन किया जा रहा है तो इसके पास में जो पहचान के वर्ड्स होते हैं वो ये होते हैं कि एडजेक्टिव के लास्ट में EST का यूज होता है या इसकी स्टार्टिंग में मोस्ट का होता है। तो जैसे मोर है ना, वो अगर अकेली आते तभी भी वो एक एडजेक्टिव बनती है, वैसे ही मोस्ट है वो भी अगर अकेला आता है तभी भी वो एक एडजेक्टिव बनाता है। तो अगर आपके एडजेक्टिव में EST या मोस्ट आएंगे ना तब आप द वहां पर लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री हर एक कंडीशन में EST या मोस्ट वाले एडजेक्टिव्स को, ध्यान रखिए, एडजेक्टिव्स को सपोर्ट करती है। अगर ये आपको एज डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर मिलते हैं देन आप उसके आगे आर्टिकल का यूज सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। बट अगर आपको वो एडजेक्टिव की क्वालिटीज के या हम कहें एडजेक्टिव्स की तरह मिलती है ना तब आप वहां पर द लगाएंगे, यानी कि द सेंटेंस ही लिखते हैं हम, जैसे कि नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो यहां देखिए कि लॉन्गेस्ट आपको क्वालिटी मिल गई है, वो भी EST वाली फॉर्म के साथ, तो आप द लगा दीजिए। वैसे ही अगर हम बोलते हैं कि राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास, तो अब यहां पर जो मोस्ट है उसके साथ में द लगा दीजिए। अब बात आती है भाई हमने वर्ड और क्लास से पहले क्यों लगाया द, क्योंकि यहां पर आपको दायरा पता चल रहा है आपका कंपैरिजन का। तो जब आपको कंपैरिजन का दायरा मिल जाता है ना तो मोस्टली हम उसके आगे भी द लगाया करते हैं। क्लास दायरा था आपका कंपैरिजन का तो हमने उससे आगे द लगाया, वर्ड कंपैरिजन का दायरा था तो हमने उसके आगे द लगाया। तो ये थे आपके एडजेक्टिव जिनके आगे हमने द आर्टिकल का यूज कहां करते हैं कहां नहीं करते हैं वो सीखा है। तो यहां पर आपके जो द आर्टिकल्स हैं उनका यूज कहां अलग अलग जगह पर होता है वो सभी पॉइंट्स हमने किए हैं। और इन सब में अगर तो आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया था एक बात कॉमन थी कि सबके सब डेफिनाइट नाउन्स थे जिनके आगे आपने द आर्टिकल्स का यूज किया है। और ये आप सभी ध्यान रखिए कि द सिर्फ डेफिनाइट नाउन्स के आगे लगाया जाता है, आप इनडेफिनाइट नाउन्स के आगे द का यूज नहीं करेंगे। तो अब हमने समझ लिए हैं आर्टिकल्स जिसमें अगर आपको, मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होगी, बट आपको इनके अभी भी डेप्थ में जाना है, डिटेल में आपको ये समझने हैं और अच्छे से, क्योंकि हमारी जो बुक है गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर उसके अंदर और ज्यादा डिटेल में डेप्थ में आपको अच्छे से बताया गया है कि कहां हम आर्टिकल्स का यूज और अच्छे से कर सकते हैं। आपको एक एक पॉइंट अच्छे से मिलेगा वहां पर। तो आप हमारी बुक जरूर परचेज करें सो दैट आपको ग्रामर में और ज्यादा हेल्प हो सके, आपको और नई नई बातें उस बुक से पता चल सके।